हेलो फ्यूचर एजुकेटर्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज की इस क्लास शुरू करने से पहले जरा इस स्लाइड को देखिए। इतने भारी भरकम शब्द देखना डरना नहीं है। ये स्लाइड केवीएस टायर 2 के सिलेबस के हिसाब से है। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर एक बच्चा मैथ में से 100 में से 100 ले आए, लेकिन उसे खुद अपने जूते के फीते बांधना ना आते हों, या उसे किसी अजनबी से बात करने में डर लगता हो, तो क्या एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमारी जॉब पूरी हुई? बिल्कुल नहीं, है ना। तारे जमी पर फिल्म याद है? आमिर खान ने ईशान को सिर्फ ABCD या मैथ्स नहीं पढ़ाया था, उसने उसे पेंटिंग यानी कि रिक्रिएशनल स्किल, खुद को एक्सप्रेस करना यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स, और कॉन्फिडेंस यानी कि लाइफ स्किल सब सिखाया था। यही इस स्लाइड का असली मतलब है। स्पेशल एजुकेशन का मतलब क्या है? सिर्फ किताबें या एकेडमिक स्किल्स, राइटिंग या कंप्यूटेशन रटाना नहीं है, बल्कि क्या है, हमारा असली गोल जो है बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि सर्वांगीण विकास है। तो इस स्लाइड में आप जो भी पॉइंट्स देख रहे हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, सोशल स्किल्स हो, या इंडिपेंडेंट लिविंग हो, ठीक है, इसमें आप क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं? डेवलपमेंट ऑफ लिटरेसी, एकेडमिक स्किल्स, रीडिंग राइटिंग एंड कंप्यूटेशन, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल, रिक्रिएशनल, सेल्फ केयर एंड इंडिपेंडेंट लिविंग एंड लाइफ स्किल्स। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के अपनी अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और इन सभी कॉन्सेप्ट को एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब आते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पर। स्क्रीन पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन डायग्राम दिख रहा होगा। जीवन के 6 आधार यानी कि 6 पिलर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, पिछली स्लाइड में हमने जो ट्रेलर देखा था, ये स्लाइड उसकी क्या है, पूरी पिक्चर है। एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में हमारा पूरा कैरिकुलम इन्हीं 6 पिलर पर टिका होता है। आइए इन्हें एक एक करके रियल लाइफ से जोड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शैक्षणिक यानी कि एजुकेशनल की। यहाँ एजुकेशन का जो मतलब है, सिर्फ ABCD या टेबल रटना नहीं है, इसे हम फंक्शनल एकेडमिक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बच्चा घड़ी में टाइम देखना सीख जाए, या कैलेंडर में अपना बर्थ डेट की पहचान करना सीख जाए, ये उसकी असली शैक्षणिक विकास है। फिर दूसरा है कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कि संचार। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ फराटेदार इंग्लिश या हिंदी बोलना नहीं है। बर्फी फिल्म में रणबीर कपूर बोल नहीं सकते थे और प्रियंका चोपड़ा को ऑटिज्म था, फिर भी वो एक दूसरे की बात समझते थे, है ना। अगर एक बच्चा बोल नहीं सकता, लेकिन वो एक पिक्चर कार्ड की मदद से बता पा रहा है कि मुझे भूख लगी है, वो हमारा कम्युनिकेशन का गोल यहाँ पर पूरा हो गया। तीसरा जो है सामाजिक यानी कि सोशल स्किल्स। ठीक है, इंसान एक सोशल एनिमल है। बच्चे को समाज में कैसे बिहेव करना है ये सिखाना बहुत ज़रूरी है। जैसे क्लास में किसी ने हेलो बोला तो स्माइल करना, अपनी टर्न का इंतज़ार करना, या दोस्तों के साथ टिफिन शेयर करना सोशल स्किल्स है। चौथे पे आता है स्व देखभाल यानी कि सेल्फ केयर। ये सबसे बेसिक और सबसे ज़रूरी पिलर है। अपने रोज़मर्रा का काम खुद करना, जैसे सुबह उठकर खुद ब्रश करना, नहाना, टॉयलेट ट्रेनिंग, और अपने कपड़े खुद पहनना। जब बच्चा ये खुद करता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो अलग लेवल का होता है। ठीक है, पांचवे पर है स्वतंत्र जीवन यानी कि इंडिपेंडेंट लिविंग। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो हमारा गोल होता है उसे आत्मनिर्भर बनाना, जैसे अकेले बस या मेट्रो में सफर करना, सड़क सुरक्षित पार करना, या दुकान पर जाकर सही पैसे देकर सामान लाना। ठीक है, 6 जो है लास्ट जो है जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स यानी रोजमर्रा की जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्विंग। मान लीजिए हम बच्चे ने देखा कि गैस खुली हुई है, उसे पता होना चाहिए कि अभी माचिस नहीं जलानी है। ये एक बहुत बड़ा लाइफ स्किल्स है। सही समय पर सही फैसला लेना। KBS एग्जाम, और अगर TGT PRT में से आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और इसके अलावा जो डिप्लोमा और बीएड के सिलेबस की जो पेपर पड़े हुए हैं, ठीक है, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो ज़रूर देखें। वो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इनको एक एक करके डिकोड करते हैं।
दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने जो 6 पिलर्स देखे थे उनमें से सबसे पहला और सबसे अहम पिलर जो है वो है शैक्षणिक साक्षरता यानी कि एजुकेशनल लिटरेसी। अब स्क्रीन पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, आप सब भी ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। स्पेशल एजुकेशन में इसे हम 3 R's भी बोलते हैं, ठीक है, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक को क्या बोलते हैं, 3 R's भी बोलते हैं। अगर आपसे पूछता है 3 R तो रीडिंग राइटिंग अर्थमेटिक, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, रीडिंग राइटिंग और अर्थमेटिक। क्लियर है ना? 3 R। अब आप बोलोगे कि रीडिंग तो सही है, इसमें R है, और इसमें राइटिंग है तो इसमें W को नहीं, जो R है इसको गिनते हैं, और अर्थमेटिक यहाँ पर गणना कौशल में जो अर्थमेटिक होता है इस R को गिनते हैं, तो इसलिए इसको 3 R बोलते हैं, ठीक है। तो इस ट्राइंगल को आप सबने ध्यान से देख लिया, ये किसी भी बच्चे की बेसिक एजुकेशन का फाउंडेशन है। चलिए इसे ट्राइंगल के तीनों कोनों को रियल लाइफ से जोड़कर समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रीडिंग यानी कि अक्षरों शब्दों की पहचान, सही उच्चारण, वाक्य और अनुच्छेदों को समझकर पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ फोकस कीजिए समझकर पढ़ने पर। किस पर फोकस करना है आपको? समझकर पढ़ने पर फोकस करना है, ठीक है। अब क्यों करना है? तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आप बोलोगे कि बार बार आप वही एग्जाम्पल रिपीट कर रहे हो, बट ठीक है, ठीक है। तारे जमी पर एक वो ईशानवश थी, आप सभी को अब तक याद हो गया होगा। उससे क्या होता था, जो लेटर्स होते थे वो डांस करते हुए दिखते थे, मतलब अक्षर नाचते हुए दिखते थे। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमारी जॉब सिर्फ उसे क ख ग रटाना नहीं है। असली रीडिंग तब होती है जब बच्चा जो पढ़ रहा है उसका मतलब भी समझे। अगर एक बच्चा सड़क पर डेंजर या स्टॉप का बोर्ड पढ़ लेता है तो इसका मतलब समझकर रुक जाता है, तो हमारी रीडिंग भी मतलब यहाँ पर क्या होता है, हमारी रीडिंग की क्लास सफल हो गई, ठीक है। अगर वो समझना नहीं, मतलब अगर वो समझ नहीं पाता है, जो चीजें पढ़ता है उसे उसे समझ में नहीं आती, तो वहां पर हमारी रीडिंग जो है वो फेल हो जाएगी। दूसरा जो है वो क्या है, राइटिंग यानी कि लिखना, सही ढंग से लिखना, वाक्य बनाना, विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करना, ठीक है। ट्राइंगल का दूसरा जो कोना है, लिखना, इसका मतलब है सिर्फ ब्लैक बोर्ड से देखकर कॉपी में उतार लेना नहीं, यानी कॉपी पेस्ट नहीं। स्लाइड कहती है विचार को लिखित रूप से व्यक्त करना। मान लीजिए एक बच्चा ऑटिज्म है, ऑटिज्म के कारण अपनी बात बोलकर नहीं बता रहा है, लेकिन अगर वो एक पेपर पर लिखकर या टाइप करके बता दे मुझे बाहर जाना है, तो ये है उसकी असली राइटिंग स्किल्स। इसमें बच्चे की ग्रिप क्या होती है, फाइन मोटर स्किल्स जो होती है, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करना, ये सब शामिल होता है इसमें, ठीक है। फिर थर्ड पे आते हैं गणना यानी कि अर्थमेटिक, इसको कंप्यूटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। स्लाइड पर लिखा है संख्याओं की पहचान, ठीक है, जोड़ घटाओ गुणा भाग दैनिक जीवन में उपयोग। स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को हम अलजेब्रा या टेग्नोमेट्री के मास्टर तो नहीं बना सकते ना, हम उन्हें फंक्शनल मैथ सिखाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर बच्चा दुकान जाकर 30 रुपए की मैगी लेता है और दुकानदार को 50 रुपए का नोट देकर 20 रुपए वापस लेना जानता है, तो समझ लीजिए उसका कंप्यूटेशन स्किल्स जो है एकदम परफेक्ट है। यही उसका दैनिक जीवन में उपयोग है, ठीक है। एग्जामिनर आपको सीधे रीडिंग राइटिंग की डेफिनेशन नहीं पूछेगा, वो आपको सिचुएशन दे सकता है। एक 12 साल का इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, ठीक है, टीचर उसे बाजार में सब्जी लाने का टास्क देती है, जहां उसे सब्जियों की लिस्ट पढ़नी है और सही पैसे देने हैं। यहाँ टीचर किन दो कौशलों पर काम कर रही है? आपका जवाब तुरंत आना चाहिए, रीडिंग और कंप्यूटेशन, यानी कि पैसे लिस्ट पढ़ना और पैसों का लेन देन। तो ये था हमारा एजुकेशनल लिटरेसी का ट्राइंगल। जब ये तीनों स्किल्स एक साथ काम करते हैं तब एक बच्चा असल मायने में साक्षर बनता है। चलिए देखते हैं इन स्किल्स के बाद दूसरा सबसे जरूरी पिलर, संचार कम्युनिकेशन या संचार या कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हमारे दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट पिलर पर, जो है संचार एवं भाषा कौशल यानी कि कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। तो जरा इस स्लाइड के डायग्राम को ध्यान से देखिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान, ये जो डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए।
अब इसको ध्यान से देखने की ज़रूरत क्यों है? तो यहाँ पर एक साइकिल दिखाई देगी, ठीक है? ये कोई सीधी लाइन नहीं है, ये एक लूप है जो लगातार चलता रहता है। स्पेशल एजुकेशन में कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, वन वे नहीं होता है, ठीक है? टू वे प्रोसेस होता है। तो आइए इन तीनों स्टेप को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुनना, ठीक है? यानी कि दूसरों की बात ध्यान से सुनना और समझना। यहाँ पर अक्सर लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना है, लेकिन इसकी शुरुआत सुनने से होती है। साइकोलॉजी भाषा में इसे रिसेप्टिव लैंग्वेज यानी कि ग्रहणशील भाषा कहते हैं। सिर्फ कानों में आवाज जाना सुनना नहीं है। स्लाइड में लिखा है दूसरों की बात को ध्यान से सुनना और समझना। अगर एक ऑटिज्म बच्चा क्लास में बैठा है तो आप बोल रहे हैं बेटा अपनी बुक निकालो, तो क्या वो उस इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर पा रहे हैं? अगर वो समझ कर रिएक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब उसकी लिसनिंग काम कर रही है, ठीक है? दूसरा है शब्दावली, वोकैबुलरी यानी बढ़ाना और सही भाषा का प्रयोग, ठीक है? अब आते हैं बीच वाले स्टेप पर। तो यहाँ बच्चों को शशि थरूर जी की तरह भारी भरकम इंग्लिश के वर्ड्स नहीं रटाने हैं। उन्हें क्या करना है, फंक्शनल वोकेबलरी सिखानी, यानी वो शब्द जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए, जैसे मुझे भूख लगी है, पानी पीना है, टॉयलेट जाना है या मदद चाहिए। सही भाषा का प्रयोग करना सिखाना है। फिर तीसरा है बोलना, यानी कि स्पीकिंग, ठीक है? स्पष्ट रूप से बोलना और अपनी बात व्यक्त करना। अब बच्चा सुने हुए शब्दों को अपनी वोकैबुलरी का इस्तेमाल करके अपनी बात रखेगा। हम उससे क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है? रानी मुखर्जी जी की फिल्म थी हिचकी, ठीक है? नैना माथुर का जो टॉरेट सिंड्रोम था, नैना माथुर को क्या था, टॉरेट सिंड्रोम था, उसे बोलने में दिक्कत होती थी, लेकिन जब भी वो बोलती तो हिचकी आने लगती थी, लेकिन फिर भी वो अपनी बात स्पष्ट रूप से बच्चों तक पहुंचाती थी। स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए बोलने का मतलब क्या होता है, सिर्फ मुंह से आवाज निकालना नहीं है। अगर वो साइन लैंग्वेज या पिक्चर बोर्ड भी से भी अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, स्पीकिंग कहलाएगी, ठीक है? इस नीचे इस पीले वाले स्टिकी नोट्स को आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है? इसमें क्या लिखा हुआ है, आत्मविश्वास, ठीक है? कॉन्फिडेंस की बात कर रहा है ये। तो इसमें आत्मविश्वास विकसित करें। एक बच्चा चाहे ग्रामर में कितनी भी गलतियां करे, अगर वो कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात कह पा रहा है तो आपकी क्लास जो है वो क्या है, सक्सेसफुल है। अब अब यहाँ पर एग्जामिनर आपको गुमराह करने की कोशिश करेगा, फंसाएगा। वो केस स्टडी देगा, कैसे दे सकता है? एक 5 साल का बच्चा जिसका स्पीच डिले है, एक सोशल एजुकेटर के रूप में आप सबसे पहले किस भाषा का काम करेंगे, एक्सप्रेसिव या रिसेप्टिव? ठीक है, इस स्लाइड का लूप याद रखिए, हमेशा पहले रिसेप्टिव लैंग्वेज डेवलप होती है, उसके बाद एक्सप्रेसिव लैंग्वेज डेवलप होती है। तो सही जवाब होगा रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो दोस्तों, कम्युनिकेशन का ये लूप समझ में आया? अगर हाँ तो चलिए अब तीसरे पिलर यानी सामाजिक कौशल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, कम्युनिकेशन के बाद अब हम उस पिलर पर आते हैं जो असल मायने में समाज का हिस्सा बनाता है, यानी कि ये जो पिलर है वो है सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स, ठीक है? जरा स्क्रीन पर इस जिगसॉ पजल को ध्यान से देखिए, ठीक है? यहाँ पर एक पजल दिखाई दे रहा होगा आप सबको। समाज भी क्या है, इस पजल की तरह है, और अगर इसमें से एक भी टुकड़ा गायब हो जाए तो तस्वीर अधूरी रह जाती है। हमारे सोशल नीड्स या स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को इस समाज में सही से फिट होने के लिए इन 4 पजल के टुकड़ों को जोड़ना आना चाहिए। आइए इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले है सहयोग, यानी दूसरों के साथ सहयोग करना और टीम में काम करना, ठीक है? अकेले काम करना आसान है, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर काम करना एक बहुत बड़ा स्किल्स है। कोई मिल गया फिल्म का रोहित याद है ना आप सभी को? जब वो अकेला खेलता था तो क्या होता था, हारता था, लेकिन जब उसने अपनी टीम के साथ सहयोग करना सीखा तो वो जीत गया। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमें बच्चों को सिखाना कि खिलौने शेयर कैसे करने हैं, ग्रुप एक्टिविटी के साथ काम करना कैसे करना है, ठीक है? दूसरा है बिहेवियर यानी शिष्टाचार, सम्मान और सहानुभूति, एम्पैथी सीखना, ठीक है? यहाँ बहुत ही भारी और एग्जामिनर का फेवरेट शब्द लिखा है, एम्पैथी,
सिंपैथी का मतलब है तरस खाना, लेकिन एम्पैथी का मतलब है खुद को दूसरों की जगह रखकर उसकी फीलिंग्स को समझना। अगर क्लास में किसी बच्चे को चोट लग गई तो दूसरा उस पर हंसने के बजाय उसकी मदद करे या टीचर को बुलाए। ये है सही व्यवहार और एम्पैथी। शिष्टाचार जैसे प्लीज और थैंक यू बोलना भी इसी का हिस्सा है। ठीक है। फिर है रूल्स यानी कि नियम। समाज के नियमों और जिम्मेदारियों को समझना। इस समाज के कुछ नियम होते हैं, जैसे शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान का रिजवान खान याद है ना, उसे ऑटिज्म था, उसे समाज के अनकहे नियम समझने में बहुत दिक्कत होती थी। कैसे, जैसे कब बोलना है, कब चुप रहना है या रेड लाइट पर रुकना है। हमारे बच्चों के लिए अपनी बारी का इंतजार करना या लाइब्रेरी में शांत रहना, इन नियमों और जिम्मेदारियों को समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है। फिर है संबंध यानी रिलेशनशिप, मित्रता और सकारात्मक संबंध बनाना। पजल का आखिरी और सबसे खूबसूरत टुकड़ा, हर इंसान को एक दोस्त की जरूरत होती है। कई बार ऑटिज्म या सोशल एंजाइटी वाले बच्चों के लिए दोस्त बनाना सबसे मुश्किल काम होता है। हमारा काम क्या होना चाहिए, उन्हें ये सिखाना कि बातचीत कैसे शुरू करें और दूसरों के साथ पॉजिटिव और सुरक्षित संबंध कैसे बनाएं। ठीक है। एग्जाम में यहाँ सीधे सिचुएशन बेस्ड सवाल बनेगा। मान लीजिए सवाल आता है, राजू एक 8 साल का एडीएचडी वाला बच्चा है। वो पार्क में झूला झूलने के लिए दूसरे बच्चों को धक्का दे देता है और आपकी बारी का इंतजार नहीं करता। एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में आप उसे किस स्किल्स पर काम करेंगे। आपको अब आपको इसका जवाब पता है। सामाजिक कौशल यानी कि सोशल स्किल्स, उसमें भी खास तौर पर रूल्स पर काम करना है। तो देखा आपने ये 4 टुकड़े कैसे एक बच्चे की सामाजिक जीवन को पूरा करते हैं। अब हमने पढ़ना लिखना सीख लिया, बात करना सीख लिया, दोस्त बनाना सीख लिया, लेकिन क्या बच्चा आपके रोज के काम खुद कर पा रहा है? चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, जो है सेल्फ केयर। दोस्तों, समाज में कैसे उठना बैठना है ये तो हमने सीख लिया, लेकिन क्या बच्चा खुद अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर पा रहा है? हमारा चौथा और सबसे बेसिक पिलर है स्व देखभाल यानी कि सेल्फ केयर। ठीक है। स्क्रीन पर इस क्लिपबोर्ड को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक क्लिपबोर्ड बना हुआ है और इस चेकलिस्ट को ध्यान से देखिए। ठीक है। अ, यहाँ पर ब्रश करना, नहाना और कपड़े पहनने हैं, लेकिन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के लिए ये चीजें अपने आप नहीं आती, उन्हें स्टेप बाय स्टेप सिखाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत स्वच्छता यानी हाइजीन की। हाथ धोना, साफ कपड़े पहनना। ठीक है। अमिताभ बच्चन की फिल्म पा याद है आपको? अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं, जितनी भी डिसेबिलिटीज मूवी बताई है मैंने वो देख सकते हैं, उससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें जो आरओ है, आरओ को अपने हाइजीन का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता था। जो अमिताभ बच्चन है उसका नाम आरओ था। ठीक है। तो उसको आरव को मतलब अपना हाइजीन मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मतलब ध्यान रखना पड़ता था। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर बच्चों को हाथ धोना, टॉयलेट ट्रेनिंग और साफ कपड़े पहनना सिखाना ये हमारी पहली ड्यूटी है। अगर एक बच्चा खुद से ब्रश कर पा रहा है तो समझ लीजिए उसने एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है। ठीक है। दूसरा जो है स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, स्वास्थ्य और पोषण न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। ठीक है। यहाँ सेब का आइकन बना हुआ है, यहाँ पर सेब दिखाई दे रहा है। कई स्पेशल नीड्स वाले बच्चों में सेंसरी इश्यूज होते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही तरह का खाना खाते हैं या फिर उन्हें फिका मिट्टी या चौक खाने की आदत होती है। ठीक है। उन्हें पोषण का महत्व समझना और क्या खाना है क्या नहीं, ये सिखाना भी सेल्फ केयर का हिस्सा होता है। तीसरी है जिम्मेदारी यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने दैनिक कार्य स्वयं करना, डेली चोर्स। ठीक है। तो अपने रोज के काम खुद करना, जैसे अपने शर्ट की बटन लगाना या जूते के फीते बांधना या अपना बैग खुद से पैक करना, इसमें बच्चे के फाइन मोटर स्किल्स यानी उंगलियों की पकड़ भी इससे मजबूत होती है। स्लाइड के नीचे एक बहुत ही पावरफुल लाइन लिखी है, स्वयं की देखभाल ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। ठीक है। बिल्कुल सही। अगर बच्चा अपनी शर्ट खुद नहीं पहन सकता, वो इंडिपेंडेंट होकर बाहर नौकरी करने कैसे जाएगा?
तो दोस्तों सेल्फ केयर से केबीएस में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पूछा जा सकता है, जैसे टास्क एनालिसिस, ठीक है, और चेंजिंग। एग्जामिनर केस स्टडी देगा, जैसे एक बच्चा खुद से हाथ नहीं धो पाता, एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में इस काम को छोटे छोटे स्टेप में बांट देते हैं, ठीक है। इस तकनीकी को क्या कहते हैं? आपका जवाब होगा टास्क एनालिसिस, यानी कि सेल्फ केयर के गोल्स अचीव करने के लिए हम हमेशा उस तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सेल्फ केयर की इस चेकलिस्ट को हमेशा याद रखिएगा, जब बच्चा इस क्लिपबोर्ड के सारे बॉक्स टिक कर लेगा तभी वो अगली सीढ़ी यानी कि इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ बढ़ेगा। तो हम बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपनी 5वीं स्लाइड, यानी कि स्वतंत्र जीवन कौशल, इंडिपेंडेंट लिविंग। जरा सोचिए, एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे ने पढ़ना सीख लिया, बात करना सीख लिया, खुद के कपड़े पहनना भी सीख लिया, क्या वो बाहरी दुनिया के लिए तैयार है? जब वो 18 साल का होगा तो क्या वो समाज में अकेले सरवाइव कर पाएगा? यही हमारा लक्ष्य है, अल्टीमेट गोल, उसे स्वतंत्र बनाना, ठीक है। इस स्लाइड के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, 4 हिस्से हैं, आइए उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं। तो सबसे पहला है समय प्रबंधन, यानी कि टाइम मैनेजमेंट, समय का सही प्रबंध करना, ठीक है। स्क्रीन पर घड़ी दिखाई दे रही होगी ना आप सभी को। हमारे बच्चों के लिए टाइम मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ घड़ी की सुइयां पढ़ना नहीं है, इसका मतलब रूटीन समझना। अगर एक ऑटिस्टिक बच्चा बिना किसी की के याद दिलाए अपने टाइम टेबल के हिसाब से सुबह सही समय पर उठता है और स्कूल बस के लिए तैयार हो जाता है, तो ये उसकी इंडिपेंडेंट लिविंग की पहली सीढ़ी है, ठीक है। दूसरा है वित्तीय साक्षरता, यानी मनी सेविंग, पैसे का सही उपयोग और बचत सीखना। यहाँ बात सिर्फ पैसे खर्च करने की नहीं हो रही है, स्लाइड पर लिखा है पैसों का सही उपयोग, ठीक है। मान लीजिए आप एक 15 साल के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे को पॉकेट मनी देते हैं, उसे ये सिखाना कि बेटा सारा पैसा आज ही चिप्स में नहीं उड़ाना है, कुछ पैसे अपने पिगी बैंक्स यानी गुल्लक में भी डालने हैं। ये फाइनेंशियल लिटरेसी है, उसे पता होना चाहिए कि 100 रुपए का नोट देने पर उसे कितने पैसे वापस मिलने चाहिए, ठीक है। तीसरा है निर्णय लेना, यानी कि डिसीजन मेकिंग, सरल निर्णय लेना और समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। इन साइन बोर्ड वाली इमेज को देखिए, यहाँ पर एक साइन बोर्ड की इमेज दिखाई दे रही होगी आप सबको। रास्ता किधर जाता है? हम रोज अपनी जिंदगी में सैकड़ों फैसले लेते हैं, लेकिन डिसेबिलिटी वाले बच्चों के को अक्सर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्हें चॉइस देनी है, फैसले लेना सिखाना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो बहुत बेसिक से शुरू करें। आज लाल शर्ट पहनोगे या नीली? या फिर कोई गंभीर स्थिति, जैसे अगर रास्ते में तुम खो जाओ तो तुम्हें किससे मदद मांगनी चाहिए, पुलिस अंकल से या किसी अनजान से? ये समस्या समाधान उन्हें सुरक्षित रखता है। फिर आता है चौथा, सामाजिक जिम्मेदारी, यानी कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर और समुदाय में जिम्मेदार व्यवहार करना, ठीक है। आखिरी पॉइंट है, और घर और समाज की जिम्मेदारी। बच्चा सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं रखता है, सड़क सड़क पार करते हुए कचरा डस्टबिन में डालना, ट्रैफिक के नियमों का पालन करना, या घर में अपने छोटे छोटे भाई बहनों का ध्यान रखना, ये छोटी छोटी बातें उन्हें समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाती हैं। ध्यान से सुनिए, केबीएस में यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन यहाँ से एक केस स्टडी बन सकती है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि एक विशेष शिक्षक अपने छात्रों को हफ्ते में एक बार पास के सुपरमार्केट लेकर जाता है, उन्हें एक लिस्ट देकर खुद के सामान खरीदने को कहता है। ये गतिविधि मुख्य रूप से किस कौशल का विकास कर रही है? अगर इस स्लाइड को देखने के बाद आपके दिमाग की बत्ती तुरंत जलनी चाहिए, अगर जलती है, इस एक्टिविटी में बच्चा वित्तीय साक्षरता और निर्णय लेना कर रहा है, यानी उसका सीधा जवाब है स्वतंत्र जीवन कौशल। तो दोस्तों अगर हम इन सभी कौशलों को अपने बच्चों में डाल पाए तो सही मायनों में एक सफल स्पेशल एजुकेटर कहलाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हम पहुंच गए हैं अपने 6 पिलर्स के आखिरी और सबसे ऊंचे पिलर पर, जो है जीवन कौशल, यानी कि लाइफ स्किल्स, ठीक है। और जरा स्क्रीन पर बनी इस इन सीढ़ियों को ध्यान से देखिए, यहाँ पर सीढ़ी दिखाई दे रही होगी,
ठीक है। हमारे स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को भी ये सफ़र सीढ़ियाँ चढ़कर ही तय करना होता है, और इन सीढ़ियों पर कदम दर कदम कैसे चढ़ना है, यही कोर लाइफ स्किल्स है। आइए सबसे पहली सीढ़ी से शुरू करते हैं। पहला है आत्मविश्वास और आत्मसात अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन विकसित करना। ठीक है, ये हमारी नींव है। शेयर्स तलपड़े की फिल्म इकबाल याद है? अगर वो बोल और सुन नहीं सकता था, लेकिन इसका आत्म अनुशासन इतना जबरदस्त था कि वो रोज सुबह उठकर क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था। हमारे बच्चों के लिए भी रोज अपनी थेरेपी कराना, अपना होमवर्क टाइम पे करना और हार ना मानना, यही सिर्फ सेल्फ डिसिप्लिन है जो धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दूसरा है तनाव और भावनाओं को नियंत्रित करना। ठीक है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, सीढ़ियाँ जो हैं उसकी मुश्किल हो जाती हैं। कई बार ऑटिज्म या एडीएचडी वाले बच्चों को गुस्सा आता है या भीड़ को देखकर एंजाइटी महसूस होती है और मेल्ट डाउन का शिकार हो जाते हैं। एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर हमें उन्हें डीप ब्रीदिंग, 1 से 10 तक उल्टी गिनती गिनना या शांत होने की जगह का इस्तेमाल करना सिखाना है। अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना सबसे बड़ा लाइफ स्किल्स है। फिर तीसरी सीढ़ी जो है वो है बदलती इस परिस्थिति के अनुसार स्वयं को ढालना यानी कि एडॉप्टेबिलिटी। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। अब हम यहाँ पर हम सब जानते हैं कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को अपनी रूटीन बहुत पसंद होती है। अगर रूटीन टूट जाए तो वो परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए आज स्कूल बस नहीं आई और पापा को कार से स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। रास्ते का ये बदलाव जो है बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा? उसे अचानक हुए बदलाव के लिए तैयार करना और नई परिस्थिति में ढालना सिखाना ही क्या है? एडॉप्टेबिलिटी है। फिर है लास्ट सीढ़ी और नेक्स्ट है लक्ष्य निर्धारित करना और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयास करना यानी गोल्स। ठीक है, अब हम पहुंचे हैं सबसे ऊपर स्लाइड में। इसमें यहाँ पर आपको टारगेट बोर्ड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस निशान को ध्यान से देखिए। हमें बच्चों को छोटे छोटे गोल सेट करना सिखाना, सीधा ये नहीं कहना तुम्हें क्लास में फर्स्ट आना है। हमारा गोल होगा आज हम बिना किसी मदद के अपनी शर्ट के बटन खुद बंद करेंगे। जब ये छोटे छोटे लक्ष्य पूरे होते हैं तब जाकर बच्चा एक आत्मनिर्भर और सफल जिंदगी का बड़ा लक्ष्य हासिल करता है। तो यहाँ से भी बेहतरीन एक किस केस स्टडी बन सकती है। एक सवाल आ सकता है, मान लीजिए सवाल है, राधा एक दृष्टिबाधित छात्रा है। आज उसकी क्लास में एक नए कमरे में मतलब उसकी क्लास एक नए कमरे में शिफ्ट कर दी गई है। शुरुआत पे क्या होता है, उसे घबराहट होती है, लेकिन 2 दिन में वो नए रास्ते और बैठने की जगह को अच्छे से समझ लेती है। राधा ने यहाँ किस यानी कि कोर लाइफ स्किल्स का प्रदर्शन किया? अब सीढ़ियों का तीसरा स्टेप याद है ना? तीसरा स्टेप क्या है? बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालना। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारे जीवन के 6 आधार जो हैं वो पूरे होते हैं। अगर आपने ये 6 पिलर्स अच्छे से समझ लिए तो केबीएस का कोई भी सिचुएशन बेस्ड सवाल आपको फंसा नहीं सकता है। यहाँ तक क्लियर है? पढ़ते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ और देखते हैं इसका। तो दोस्तों इन सभी 6 पिलर्स को डिटेल से समझने के बाद अब हम आ गए हैं अपनी फाइनल स्लाइड पर यानी कि कंक्लूजन पर। ठीक है, यानी निष्कर्ष पर। स्क्रीन पर अब एक बहुत ही शानदार आपको मास्टर इक्वेशन दिख रहा होगा। ठीक है, ये कोई मैथ्स या साइंस का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ये एक स्पेशल एजुकेटर के पूरे करियर का निचोड़ है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। साक्षरता यानी लिटरेसी प्लस कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स इज इक्वल टू आत्मनिर्भर और सफल जीवन यानी कि इंडिपेंडेंट एंड सक्सेसफुल लाइफ। ठीक है, अब इसे हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चे ने पढ़ना लिखना सीख लिया है, बस के बोर्ड पर दिल्ली लिखा है। क्या ये क्या हुई? उसकी साक्षरता। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ बोर्ड पढ़ने से वो बच्चा दिल्ली पहुंच जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसे लाइन में लगकर बस में चढ़ना, सही पैसे देकर टिकट खरीदना, अपनी सीट पर शांति से बैठना आना चाहिए। ये क्या हुए? उसके पूरे लाइफ स्किल्स हुई यानी कि लाइफ कौशल हुए। ठीक है, अब जब ये साक्षरता और कौशल दोनों मिल जाते हैं तब वो बच्चा बिना किसी सहारे के अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। यही उसका आत्मनिर्भर और सफल बनने का मतलब उसका सफल जीवन होता है। ठीक है, तो जब भी किसी स्पेशल नीड्स वाले बच्चे
का आईईपी बनाते हैं तो हमारा अंतिम लक्ष्य ये होता है कि हम सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दें, हम उसे ज़िंदगी जीना सिखाएं। ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में बैठते समय इससे मास्टर इक्वेशन को हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। जब भी आपके सामने कोई कंफ्यूजन करने वाली केस स्टडी आए तो इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन चुनिए जो बच्चे को स्वतंत्र बना रहा है। ठीक है, केबीएस हमेशा उसी अप्रोच को सही मानता है जो बच्चे की आत्मनिर्भरता की ओर ले जाता है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको स्पेशल एजुकेशन कैरिकुलम के ये सारे पॉइंट्स, सारे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। ठीक है, आपके लिए आज का सवाल ले सकते हैं आप मुझसे। मुझे कमेंट सेक्शन में ये लिखकर बताएं कि इन 6 पिलर में से आपको एक स्पेशल एजुकेटर के तौर पर सबसे चुनौती वाला पिलर जो है वो कौन सा लगता है और क्यों लगता है। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को ज़रूर हिट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी केबीएस टायर 2 की एग्ज़ाम की तैयारी ऐसे ही मजबूती से चलती रहे। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।